वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आई। और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 2.1 व्हाट इज अ सेल। अब ये सेल क्या होता है? तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया कि जैसे हनी कॉम्ब होता है, मधुमक्खी के छत्ता होता है, उस जैसे स्ट्रक्चर यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। तो एक एक जो कंपार्टमेंट थे, एक एक जो ब्लॉक थे, उन्हीं को उन्होंने नाम दे दिया सेल। तो अब इसी सेल को हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे। सारे ही लिविंग बीइंग ये सेल से बने होते हैं। अब आप सोच रहे होगे ये जो सेल है वो कैसे दिखते हैं। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। तो सेल का जो बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है उसको करीब से देखते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। तो उसके लिए हमको एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। एक्टिविटी 2.2 लेट अस स्टडी अ सेल। टीचर डिमॉन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, ये काम टीचर को करके दिखाना है, आप लोग को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो स्कूल में आपको लैब में ये चीज़ कराई जाएंगी। टेक एन अनियन बल्ब फ्रॉम द किचन और गार्डन एंड वॉश इट थॉरली विद वाटर। तो एक अनियन बल्ब ले लेना है किचन से या गार्डन से, अच्छे से उसको पानी से धो लो। कट द अनियन बल्ब वर्टिकली इन 2 पीसेज। वर्टिकली आपको उस अनियन बल्ब को कट करना है कई पीसेज में, यानी प्याज को ऐसे ऐसे करके आपको कट कर लेना है कई पीसेज में। तो ये वर्टिकल पोजीशन है। इस तरह से कट करना मतलब हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली नहीं करना, वर्टिकली ऐसे ऊपर से नीचे ये ऐसे कट कर लेना है। टेक 1 पीस ऑफ अनियन एंड पुल आउट द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम इट्स इनर सरफेस विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। एक पीस अनियन का ले लेना है और उस अनियन की अंदर वाली जो सरफेस है वहां पर एक पतली सी ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है, एक झिल्ली टाइप की होती है। फोर्सेप्स की मदद से, यानी जिसको हिंदी में चिमटी या चिमटा कहते हैं, नहीं वो रोटी बनाने वाला नहीं है, पता चला बायोलॉजी लैब में वो घर वाला चिमटा लेके चले गए, नहीं तो लोग कहेंगे क्या भैया रोटी बनाने आए हो क्या लैब में। लैब वाली चिमटी अलग होती है, ठीक है, वो साइज में थोड़ी छोटी होती है। तो उसी की मदद से उस अंदर वाली लेयर को निकाल लेना है। तो वो लेयर निकल कर आएगी तो आप देखोगे बड़ी पतली सी है और वो ट्रांसपेरेंट है, आर पार आपको चीज़ें दिखेंगी, यानी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं है लेकिन उसके पार की चीज़ें हल्की हल्की झलकेंगी। ये जो लेयर आप निकाले हो इसको हम कहते हैं अनियन पील। प्याज का ये छिलका है। एक वो बाहर वाला छिलका होता है जो अनियन बल्ब के ऊपर लगा होता है, लेकिन ये अंदर की लेयर वाला छिलका है, ठीक है, दूसरा वाला छिलका है। ये आपको देखो यहाँ फिगर दी हुई है, रिमूविंग अनियन पील फ्रॉम एन अनियन बल्ब, इस तरह से निकाला जा रहा है। फिर इस छिलके को आपको पेट्री डिश के अंदर रख देना है जिसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफ्रनिन हो। अब ये सैफ्रनिन क्या होता है? ये रेड कलर का स्टेन होता है। अब आप कहोगे ये स्टेन क्या होता है? तो ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है, या समझ सकते हो एक ऐसा केमिकल होता है जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की विजिबिलिटी को इन्हेंस कर देता है। यानी वो चीज़ें जिसको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना चाहते हो तो वो चीज़ें साफ साफ आपको दिख सके। जैसे आपको यहीं पर सेल को ऑब्जर्व करना है तो सेल कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो साफ साफ आपको दिख सकें, उसके लिए हम स्टेन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? सैफ्रनिन यूज़ कर रहे हैं, जो कि रेड कलर का स्टेन है। बेसिकली होता क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर डायरेक्टली आप अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे तो उनमें कलर ना होने की वजह से या बहुत ही हल्का कलर होने की वजह से चीज़ें अलग अलग आपको नहीं दिखाई पड़ेंगी कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। तो उस केस में हम उसकी स्टेनिंग करते हैं, उसमें ऐसा चीज़ डालते हैं जिससे वो कलरफुल हो जाए। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग इंटेंसिटी की कलरिफाई हो जाती हैं। कुछ चीज़ों पे ज़्यादा डार्क रंग आपको दिखेगा, कहीं पर हल्का रंग दिखेगा, तो उससे अलग अलग चीज़ें अच्छे से ऑब्जर्व हो पाएंगी। ऐसे सिंपल समझ सकते हो, जैसे कोई ड्राइंग बनी है उसके अंदर कलर ना किया गया हो तो वहाँ जो चीज़ें ड्रॉ होंगी वो इतना सही से आपको क्लियर ना दिखेंगी। लेकिन वहीं आप कलर यूज़ कर लो, ट्रीज़ के लिए ग्रीन कलर, इस तरीके से अलग अलग कलर्स का यूज़ करोगे तो वो जो पेंटिंग बनेगी उसके अंदर सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो उसी तरीके से अनियन पील जो आपने निकाला है, देखो वो लगभग ट्रांसपेरेंट है, वाइटिश जैसा आपको दिखेगा। डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कहाँ पर क्या चीज़ है। सैफ्रनिन डालने से वो चीज़ें आपको अच्छे से दिखने लगती, ठीक है। तो कुछ ड्रॉप सैफ्रनिन डाल के उसी में आपको ये अनियन पील डाल देनी है। लगभग 30 सेकंड के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दो, डिप्ड रहने दो। दिस विल गिव अ पिंकिश कलर टू द सेल्स एंड हेल्प अस सी देम क्लियरली। तो ये सेल को एक पिंकिश कलर देगी ताकि अच्छे से उसको हम देख सकें। विद द हेल्प ऑफ थिन ब्रश ट्रांसफर द अनियन पील टू अनदर पेट्री डिश कंटेनिंग वाटर टू रिंस द पील एंड रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन। फिर आपको एक पतले ब्रश की मदद से इस अनियन पील को दूसरी पेट्री डिश के अंदर ट्रांसफर कर लेना है जहां पर वाटर हो, ताकि इस वाटर से उसको धुल सके। क्योंकि सैफ्रनिन डालने की वजह से होगा क्या, काफ़ी ज़्यादा कलर हो जाता है। तो ज़्यादा कलर हो जाएगा, सब कुछ एकदम एक रंग का हो जाएगा तो भी चीज़ें आपको नहीं दिखेगी। हम चाहते हैं कि इतना कलर उसमें रहे जिससे अलग अलग चीज़ें हाईलाइट हो सकें। इसीलिए हम 30 सेकंड उसको सैफ्रनिन के अंदर डिप्ड रहने के बाद पानी से धो लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा कलर है उसके अंदर से वो निकल जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा जो स्टेन है वो रिमूव हो जाए। और जितना रिक्वायर्ड है कलर चीज़ों को अलग अलग देखने के लिए सिर्फ उतना ही कलर रहे। यहाँ देखो आपको फिगर बनी है, पहले वाले के अंदर आपने 1 ड्रॉप सैफ्रनिन डाल दिया
उसके बाद 30 सेकंड के बाद इसको दूसरे डिश में ट्रांसफ़र कर लिया ब्रश की मदद से। अब आपको ब्रश क्यों ले रहे हैं, डायरेक्ट उठा लो हाथ से, बहुत नाजुक होता है। एक तो हाथ से उठाओगे तो वो गंदा हो जाएगा, दूसरा वो फोल्ड हो सकता है, टूट सकता है जो अनियन पील हमने ली है। तो बड़ी सावधानी से यहाँ पर काम करना पड़ता है। तो ब्रश की मदद से आसानी से ये ट्रांसफ़र हो जाता है। Now carefully place the stained onion peel on the glass slide using thin brush, ensuring it does not break or fold. अब जो स्टेन्ड पील है जिसमें कलर हो चुका है उसको ग्लास स्लाइड पे ट्रांसफ़र कर लेना है। ठीक है, थर्ड वाली फिगर में देखो इस तरह से ये एक स्लाइड है, इसी के ऊपर ब्रश की मदद से उस अनियन पील को ट्रांसफ़र कर लेना है। यही स्लाइड माइक्रोस्कोप के नीचे फिट होती है तो हम देख पाते हैं। ध्यान रहे जो अनियन पील है वो ब्रेक ना होने पाए, फोल्ड ना होने पाए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द अनियन पील ऑन द स्लाइड। अब स्लाइड पे जो अनियन पील आपने रखी है उसके ऊपर कुछ बूंद ग्लिसरीन की आपको डाल देनी है। अब इसका क्या काम है, ग्लिसरीन विल प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेल्स एंड इम्प्रूव क्लैरिटी फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ सेल्स। ग्लिसरीन इसलिए डालते हैं ना ताकि जो सेल है वो सूखने ना पाए, साथ ही साथ इसकी वजह से जो सेल है उसकी विजिबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है और साफ साफ दिखने लगता है। साफ क्यों दिखता है ये तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह जब पढ़ोगे हायर क्लासेस में तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। बाकी ड्राई हो जाने से दिक्कत क्या होगी ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये समझ लोगे आप। देखो होता ये ना, अगर सेल सूख जाता है तो सूखने की वजह से वो सिकुड़ जाएगा, तो जैसा ओरिजिनली वो होता है वैसा आपको नहीं दिखेगा, और सूखने की वजह से सेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं। इसलिए हम चाहते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर अनियन पील को ऑब्जर्व करना है, तो वो सूखने ना पाए, उससे बचाने के लिए ग्लिसरीन हम डालते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लिसरीन क्यों डाला जाता है। 2 रीज़न आप बताओगे उस केस में। एक तो इसलिए ताकि जो सेल्स है वो ड्राई ना होने पाए, सूखने ना पाए। दूसरा जो सेल है वो और क्लियरली विजिबल हो सके, अच्छे से और दिख सके, इसलिए डाला जाता है। तो ये 4th वाली फिगर के अंदर देखो ग्लिसरीन डाला जा रहा है। स्लोली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर द पील यूजिंग अ नेडल सच दैट नो एयर बबल्स गेट ट्रैप्ड। अब धीरे धीरे हम उस अनियन पील पे कवर स्लिप रख देते हैं। कवर स्लिप एक ट्रांसपेरेंट सी पतली सी चीज़ होती है, लगभग स्क्वायर शेप की, उसी को रख देंगे। अब आप पूछ सकते हो कि कवर स्लिप हम क्यों रख रहे हैं, क्या रीज़न है उसका। तो कई सारे रीज़न है। एक तो ये कि जो चीज़ हमको ऑब्जर्व करना है जैसे अनियन पील वो एकदम फ्लैट रहे। दूसरी चीज़ उस पर डस्ट वगैरह ना आ जाए, मान लो देख रहे हैं कि धूल वगैरह आ गई या वो सरकने लगे, मूव करने लगे, तो कवर स्लिप लगा देते हैं तो वो एक तरह से उसको पैक कर देता है, बाहर से अब कोई चीज़ उस पर नहीं आ पाएगी, इसलिए हम कवर स्लिप लगाते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं नेडल की मदद से कवर स्लिप लगाना है। ऐसा क्यों, देखो ये 5th वाला जो आपको फिगर बनी है यहाँ पर ये कवर स्लिप है, इसी को हम अनियन पील के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर ये हाथ में नेडल इसने होल्ड की है, ये एक अलग तरीके की लैब वाली नेडल होती है, यानी यहाँ पर भी नीचे नोक होता है, ऊपर हैंडल टाइप का होता है, उसी की मदद से इसको नीचे रखते हैं। अब कहोगे हाथ से उठा के भी तो रख सकते हैं, तो हाथ से रखने में दिक्कत क्या होगी, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब जैसे मान लो ये ग्लास स्लाइड है, मुझे इसको ऐसे नीचे रखना है, तो उसका तरीका क्या है, मैं जैसे ये लेकर आ रहा हूँ और बिल्कुल नीचे ले जाकर नहीं रख सकता क्योंकि मेरी जो फिंगर है वो यहाँ पर नीचे टकराएंगी, तो मुझे थोड़ा पहले से ही इसको ऐसे ले जाकर ऐसे छोड़ना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। इसकी वजह से ये होगा कि अचानक से ये स्लाइड गिरी तो यहाँ पर नीचे जो एयर प्रेजेंट थी वो प्रॉपर तरीके से बाहर निकल नहीं पाई, तो एयर यहीं पर ट्रैप रह जाएगी, एयर बबल्स बना लेगी, और फिर हम जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो एयर बबल्स भी हमको दिखेंगे, तो जो चीज़ हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं उतनी अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच बीच में एयर बबल्स आ गई है। आप कितनी भी सावधानी करो, ऐसे तिरछा ले जाकर आपने सोचा कि ऐसे रख देंगे, कहीं तो आपको ऐसे ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि आपकी फिंगर यहाँ टकराएगी, आप बहुत नीचे ले जाकर ऐसे नहीं कर सकते। दूसरी बात, ग्लास स्लाइड काफ़ी नाजुक होती है, हाथ से आपके टूट भी सकती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेडल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ समझाने के लिए मैं ग्लास रॉड का यूज़ कर रहा हूँ। मान लो ये नेडल है, ठीक है, तो नेडल को ऐसे आपको लगभग 45 डिग्री पे ऐसे रख लेना है। फिर उसके बाद ग्लास स्लाइड ऐसे हम रखेंगे और धीरे धीरे करते हुए इसको नीचे की तरफ ले आएंगे और उसी के टाइम ऐसे नेडल हम निकाल लेंगे, तो बड़ी आराम से ही नीचे जाएगा और सेट हो जाएगा। तो एयर को निकलने का टाइम मिल जाएगा, धीरे धीरे जैसे ये नीचे आता जाएगा एयर अपना निकलती जाएगी और कोई भी एयर बबल्स फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, तो समझ लिया हाथ से क्यों नहीं रखते, नेडल की मदद से ही क्यों रखते हैं, ताकि एयर बबल्स उसके अंदर ना रह जाएं। यूज ब्लॉटिंग पेपर टू जेंटली वाइप ऑफ द एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एजेस ऑफ द कवर स्लिप। अब कवर स्लिप के चारों तरफ जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है उसको हम ब्लॉटिंग पेपर की मदद से बड़े आराम से साफ कर लेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो कवर स्लिप है ना वो स्लिपरी हो जाएगी, वो खसकने लगेगी, अपनी जगह फिक्स नहीं रहेगी। मान लो हम सेट कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंडर और वो कवर स्लिप सरक गई, साथ में अनियन पील भी लेके नीचे गिर गई। दूसरी चीज़ ये कि जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है उसके चारों तरफ वहाँ पर अगर डस्ट आ गई तो डस्ट पार्टिकल अंदर की तरफ घुस जाएंगे उसी के थ्रू, तो हम नहीं चाहते डस्ट वगैरह अंदर जाए ना, वरना वो भी दिखने लगेगी। व्यू द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ फोल्ड स्कोप। अब ये जो स्लाइड आपने प्रिपेयर की है इसको माइक्रोस्कोप के अंडर या फिर फोल्ड स्कोप इसके अंडर आपको देखना है।
फोल्ड स्कोप ये एक फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप होता है। ये इमेज आप देख सकते हो, इस तरह से कुछ होता है। कंपेयर इट विद फिगर 2.3c। तो जो चीज़ भी आपको ऑब्जर्व हो रही है उसको ये सी वाली फिगर से ऑब्जर्व करो, ऐसी ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको दिखेंगी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा समवॉट रेक्टेंगुलर शेप की चीज़ें, ऐसे ब्लॉक ब्लॉक टाइप का चीज़ें दिखेंगी आपको, ठीक है। बॉक्स बॉक्स जैसा दिख रहा है कि नहीं? तो वो जो बॉक्स बॉक्स आपको दिख रहा है वो सेल है। सेल की एक सेल वॉल होती है, यानी उसकी एक बाउंड्री होती है। उसी सेल वॉल के अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है साइटोप्लाज्म। डोंट वरी, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो उससे अच्छे से समझ में आएगा और आपको याद रखने में भी मदद होगी। एक सेल बना के दिखाता हूँ मैं। तो अनियन पील का हमने एक सेल बना लिया। ये जो बाहर इसकी आप बाउंड्री देख रहे हो ये है सेल वॉल। इसी सेल वॉल के जस्ट अंदर एक और लेयर होती है, ठीक है। तो ये रेड कलर से मैंने शो किया है। तो ये है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन एक तरीके से सेल को पैक रखने में मदद करती है। फिर सेल वॉल इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। अभी हम आगे देखेंगे सेल वॉल का मेन पर्पज़ क्या है, फंक्शन क्या है, क्यों ज़रूरी है। एक मोटा मोटा हाईलाइट मैंने आपको दे दिया। फिर इस सेल के अंदर आपको यहाँ ऊपर कहीं या इधर किनारे कहीं पर भी या बीच में एक चीज़ दिखेगी जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर यानी ये जो रीजन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ रहती है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, समवॉट ट्रांसपेरेंट होता है। ये है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एक अनियन पील का सेल दिखता है। ये चीज़ देखो मैंने ड्रॉ करके इसलिए सिखाई ना, क्योंकि जब चीज़ें आपके सामने बन रही होती हैं एक एक पार्ट में जब दिखाऊंगा ना तो आपको याद हो जाएगी चीज़ें। सिंपल ये देखो बुक में बना है, इसको पढ़ लेना, तो वो उतने अच्छे से नहीं समझ में आता ना, उतने अच्छे से याद रहता है। तो मेरी वीडियोस दूसरों से हो सकता है ज़्यादा बड़ी बन जाए, लेकिन उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कोशिश रहती है कि यही वीडियो देखते ही चीज़ें आपको याद भी हो जाएं। बस जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, एक बार आप रिवाइज कर लोगे ना तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। एक्स्ट्रा एफर्ट आपको याद रखने में नहीं करना पड़ेगा। वॉट सिमिलैरिटीज डू यू फाइंड इन फिगर 2.3c एंड फिगर 2.3d? अभी जो सी जो सेल वाला हमारा फिगर है और ये डी वाला, अभी ये डी क्या है देखो, बी में क्या दिया है, माउंटिंग द अनियन पील इन द ग्लिसरीन यूजिंग अ निडल। ये बी वाली फिगर है, ये तो हमने देख ही लिया था। सी वाले में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अनियन पील अंडर द माइक्रोस्कोप, और डी वाले में क्या है, अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक। तो डी वाली फिगर के अंदर आपको एक दीवार बनी है जो कि ब्रिक का यूज़ करके बनी है। तो सी और डी वाली फिगर में आपको कोई सिमिलैरिटी दिख रही है कि नहीं? बिल्कुल सिमिलैरिटी दिखेगी। जैसे आपकी वॉल बनती है ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के, ठीक उसी तरीके से आप देखोगे कि सेल को जोड़ जोड़ के पूरा ये अनियन पील बनी हुई है। यानी प्याज का जो छिलका है वो एक सिंगल चीज़ नहीं है कि हाँ पूरा एक सिंगल पीस है। माइक्रोस्कोप के अंदर देखने में हमको ये पता चल रहा है कि अलग अलग सेल्स को जोड़ के ये पूरा बना हुआ है। ये ज्वाइंट हमको वैसे नहीं दिखते, लेकिन अंडर द माइक्रोस्कोप ये दिखाई पड़ रहे हैं। इन कुकर की सीटी से तो मैं परेशान हो गया हूँ, पता नहीं क्या पकता रहता है। मतलब मेरे घर में नहीं बन रहा, बगल में लॉज है वहाँ बन रहा है, वो लोग पकाते रहते हैं, पता नहीं क्या चीज़ें गल ही नहीं रहा है। यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको लगभग रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। वही सी वाली फिगर में आप देखो ऐसा ही कुछ दिखेगा। दीज आर द सेल्स ऑफ द अनियन पील। तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है ना, ये अनियन पील के सेल्स हैं जो कि क्लोजली अरेंज्ड है विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम। देखो कहीं आपको खाली जगह नहीं मिलेगी, सारे सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारी दीवार बनती है ना तो वहाँ ब्रिक एक दूसरे से जुड़ी होती है, उसी तरह से कुछ। ट्राई टू ऑब्जर्व द पील्स ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। इसी तरह से अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनकी लीफ की जो पील है उसका भी छिलका निकाल के ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसको भी ऑब्जर्व करो। यू विल फाइंड दैट ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो आप देखो कि सारे ही जो प्लांट्स हैं वो सेल से बने होते हैं। व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड अप ऑफ? आपको क्या लगता है एनिमल की जो बॉडी है वो किससे बनी होती है? चलिए देखते हैं इसके बारे में। एक्टिविटी 2.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब साफ पानी से आपको कुल्ला करना है, यानी अंदर मुंह के साफ कर लेना है। यूज अ ब्लंट एंड ऑफ द क्लीन टूथपिक। एक टूथपिक लेनी है, उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है, एक तो नोक वाला हिस्सा होता है, पीछे वाला जो हिस्सा होता है जो ब्लंट एंड होता है ना, जो शार्प नहीं होता, नोक वाला नहीं होता, उसका यूज़ करो एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक। तो अपने गाल के अंदर वाले हिस्से को, ठीक है, जो मुंह के अंदर है, उसको इसी टूथपिक की मदद से स्क्रैप करो, हल्का हल्का रगड़ो। तो जब रगड़ोगे तो कुछ चीज़ उसके अंदर लग जाएगी। प्लेस द स्क्रैप्ड मटेरियल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली। फिर एक साफ सुथरी ग्लास स्लाइड आपको ले लेनी है, उस पर एक बूंद पानी डाल लो। उसी पानी में आपको उसी स्क्रैप्ड मटेरियल को डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, फैला लेना है। फिर एक बूंद आपको मिथाइलिन ब्लू, ये एक ब्लू कलर का स्टेंड है, उसको डाल देना है उस मटेरियल पे जो कि स्लाइड पे है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर मिथाइलिन ब्लू क्यों? मिथाइलिन ब्लू एक ब्लू कलर का स्टेन है, ये भी जो सेल का स्ट्रक्चर है उसको रंगने में मदद करता है ताकि अलग अलग जो चीज़ें हैं वो दिखाई पड़े। लेकिन हम सैफरनिन का यूज़ कर लेना, प्लांट में तो यूज़ किया था हमने अनियन पील वाले केस में, यहाँ दूसरी चीज़ हम क्यों यूज़ कर रहे हैं?
तो पहली बात ये कि हम स्टेनिंग क्यों यूज़ करते हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं अनियन पील वाले केस में। ह्यूमन चीक जो सेल होते हैं ना, वो लगभग ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगर डायरेक्टली आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो शायद ही कुछ आपको चीज़ें समझ में आए उसमें। तो अलग अलग चीज़ें अच्छे से दिख सके इसीलिए हम स्टेनिंग करते हैं, उसको कलर करते हैं। लेकिन मिथाइलिन ब्लू इसलिए करते हैं क्योंकि सैफ्रेनिन को भी डाल के स्टार्टिंग में टेस्ट किया गया था, लेकिन वहाँ पर सेल उतना क्लियरली दिख नहीं रहा था। सेल का जो न्यूक्लियस है वो उतना ज़्यादा कलरफुल नहीं हो पा रहा था। तो अलग अलग चीज़ें डाली गई तो फिर ये ऑब्जर्व हुआ कि मिथाइलिन ब्लू के केस में, यानी इसको जब डाल रहे हैं तो जो ह्यूमन चीक सेल है वो अच्छे से दिख रहा है, उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो क्लियरली हमको डिस्टिंग्विश होते हुए दिख रहे हैं। एडिंग स्टेन इंप्रूव्स द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कंट्रास्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि हम स्टेन क्यों डालते हैं, क्योंकि स्टेन क्या करता है, जो भी मटेरियल हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी विजिबिलिटी को इंप्रूव कर देता है बाय इंक्रीजिंग कंट्रास्ट। कंट्रास्ट कहते हैं अलग अलग जो चीज़ें हैं वो कितनी डिफरेंट दिखाई पड़ रही हैं। अगर उनके कलर बिल्कुल अलग अलग होंगे तो चीज़ें अलग अलग सेपरेट आपको दिखेंगी। एक ही जैसा कलर होगा तो अलग अलग चीज़ों को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो मिथाइलिन ब्लू डालने से जो ह्यूमन चीक सेल है उसकी अलग अलग जो चीज़ें हैं वो अलग अलग कलर की हो जाती हैं, यानी अलग अलग इंटेंसिटी का कलर ब्लू ही होता है, कहीं लाइट ब्लू होगा, कहीं डार्क ब्लू होगा, तो चीज़ें अलग अलग आपको दिखाई पड़ेंगी। मिथाइलिन ब्लू डालने के बाद 1 मिनट तक आपको वेट करना है, फिर आपको 1 ड्रॉप ग्लिसरीन की डाल देनी है उस मटेरियल पे ऑन द स्लाइड टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ड्राइंग। तो ये हम देख ही चुके हैं ग्लिसरीन हम क्यों डालते हैं। अब सावधानी से आपको एक साफ़ सुथरी कवर स्लिप उस मटेरियल पे रख देनी है और जो एक्सेस ग्लिसरीन है एक्स्ट्रा वाला उसको रिमूव कर देना है एजेस से ब्लॉटिंग पेपर की मदद से, जैसा कि हमने पिछली वाली एक्टिविटी में किया था। फिर स्लाइड को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करो और ड्रॉ करो जो भी चीज़ आप देख रहे हो। तो ऐसा कुछ आपको ऑब्जर्व होगा। या एक और इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये इस तरह से कुछ चीज़ ऑब्जर्व होगी। यहाँ देखो नीचे साइड में स्टेन ज़्यादा हो गया है, इसीलिए चीज़ें अलग अलग नहीं दिख रही। ये ऊपर वाला थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा। थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये बीच में जो आप देख रहे हो डार्क ब्लू कलर का, ये न्यूक्लियस है और ये इसके आसपास आप जो देख रहे हो ये साइटोप्लाज्म है जो हल्के ब्लू कलर से है। तो अलग अलग दिख रहा है कि नहीं? अगर ये कलर ना होता तो सब एक ही जैसा दिखता। एक और चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अनियन पील के जो सेल थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन ह्यूमन चीक जो सेल है वो देख सकते हो एक इधर है एक उधर है, अलग अलग हैं, बिल्कुल मिले नहीं एक दूसरे से। तो ये देखो माउंट ऑफ ह्यूमन चीक सेल, ये अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर ऐसे 3 का ग्रुप है, कहीं 4 का ग्रुप है, लेकिन सारे ही आपस में मिले नहीं हुए हैं। इसमें वही बीच में जो डार्क वाला चीज़ देख रहे हो ये न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ जो चीज़ भरी हुई है वो साइटोप्लाज्म है और उसकी जो बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन है। अब एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, बता सकते हो आप? सेल वॉल। अनियन पील में सेल वॉल थी, यहाँ पर सेल वॉल नहीं है ही नहीं, तो कहाँ से दिखा है वो? तो ह्यूमन चीक सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। वॉट डू यू ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगोनल शेप्ड स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर 2.4। पॉलीगोनल शेप्ड मतलब पॉलीगन तो आप जानते होगे, मतलब एक ऐसी क्लोज फिगर जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, हेप्टागन, पेंटागन, ये सारे क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं। तो यहाँ पर जो सेल होते हैं ना वो 4 या 5 या 6 साइड्स के होते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं होता। इसीलिए हम इसको जनरली कहते हैं कि पॉलीगोनल शेप है, यानी पॉलीगन जैसा आपको दिखेगा। बेसिकली यहाँ पर आपको इररेगुलर शेप देखने को मिलेगा। अलग अलग सेल्स जो यहाँ पर हैं उसमें शेप का आपको स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिलेगा। दीज आर चीक सेल्स विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ। तो ये जो आप फिगर में देख रहे हो, ये अंडर द माइक्रोस्कोप जो आपने देखा होगा वो चीक सेल है, हमारे गाल के सेल हैं, जो कि हमारे मुंह के अंदर की जो लाइनिंग है, अंदर की जो लेयर है वहाँ पर प्रेजेंट थे। वहीं से हमने स्क्रैच करके निकाला कि नहीं। अब क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस आपको देखने को मिला उन सेल्स में जो कि अनियन पील के अंदर आपने ऑब्जर्व किए थे एक्टिविटी 2.2 में, और जो ह्यूमन चीक सेल है एक्टिविटी 2.3 में जो आपने देखा? क्या डिफरेंस दिखा आपको? एक तो वही सेल वॉल का डिफरेंस, शेप का डिफरेंस। अनियन पील के केस में जो सेल थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यहाँ पर थोड़ा फ्री है, सेपरेट है। तो यही सब आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। डोंट वरी, इसके जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ना तो इसके प्रॉपर आंसर्स मैं आपको दिखा दूंगा। अभी यहाँ पर जितनी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में दी है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यू हैव ऑब्जर्व दैट सेल्स हैव 3 मेन पार्ट्स। दोनों सेल्स को देखने के बाद आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि सेल के अंदर बेसिकली 3 मेन पार्ट होते हैं। एक थिन आउटर लाइनिंग होती है, एक सेंट्रल रीजन होता है और एक स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर उसके अंदर होता है। अब ये तीनों चीज़ें क्या है? द आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली लेयर है या आउटर लाइनिंग हम कह सकते हैं, वो तो होती है सेल मेम्ब्रेन। फिर जो राउंड सा स्ट्रक्चर मिडिल में होता है वो तो होता है न्यूक्लियस, विच इज़ ऑल्सो कवर्ड बाई अ थिन मेम्ब्रेन। अच्छा, ये न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन से कवर रहता है। न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं, तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहे, वो पैक रहे, इसलिए उस पर भी एक लेयर होती है, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर जो स्पेस होती है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विद साइटोप्लाज्म। ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन है
उसके बीच में जो चीज़ भरी होती है जेली लैक सब्सटेंस, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो थिन आउटर लाइनिंग क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेंट्रल रीजन है साइटोप्लाज्म, और स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर जो उसके अंदर होता है वो है न्यूक्लियस। दीज थ्री, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, आर द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल। तो ये तीनों सेल के बेसिक पार्ट होते हैं। कुछ सेल जैसा कि अनियन पील सेल हो गया, इसमें एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर होती है, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर इन अ सेल? अब सेल के अंदर इन स्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब सेल वॉल क्यों होता है, क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं, क्या ये जो फंक्शंस है ये इंपॉर्टेंट है लाइफ की मेंटेनेंस के लिए, ज़िंदगी के लिए, क्या ये ज़रूरी है? तो अभी आगे इसके बारे में दिया है, वहाँ हम देख लेंगे। अभी ऐसे समझ लो कि हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है, पहली बात। फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं वो भी आगे हम डिटेल में देखेंगे। फिर जो लास्ट चीज़ पूछी है, आर दीज फंक्शन इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ? द आंसर इज यस। दिस सेल मेम्ब्रेन इंक्लोज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इंक्लोज करता है, यानी बंद रखता है। अगर सेल मेम्ब्रेन ना हो तो सेल का जो अंदर का मटेरियल यानी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब बिखर जाए, फैल जाए। दिस सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर। दूसरी चीज सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? एक सेल को दूसरे सेल से अलग रखती है। इट इज पोरस। अब जो सेल मेम्ब्रेन है, सारी बातें हम सेल मेम्ब्रेन की कर रहे हैं, ये पोरस होता है, यानी बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, एंड अलाउज द एंट्री ऑफ मटेरियल एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेसेस एंड एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब इन्हीं पोर्स के थ्रू, ये जो छोटे छोटे होल हैं, इन्हीं के थ्रू जो ज़रूरी मटेरियल है जो लाइफ प्रोसेसेस के लिए, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, वो सेल के अंदर जाते हैं। यानी सेल को जो भी काम की चीज़ें की ज़रूरत होती है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू सेल के अंदर जाती हैं। जैसे ये हमारा सेल है, इसमें देख सकते हो छोटे छोटे पोर्स हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इन्हीं पोर्स के थ्रू सेल के अंदर आती हैं, और इन्हीं पोर्स के थ्रू जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है वो भी सेल के बाहर जाता है। तो काम की चीज़ का अंदर आना हो, वेस्ट मटेरियल का बाहर जाना हो, वो इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन अदर कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल सॉल्ट्स। अब जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर और भी जो सेल के कंपोनेंट्स हैं, सेल के और भी जो पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं वो आगे अभी हम देखेंगे, वो कंटेंट रहते हैं, यानी वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ कंपाउंड जैसा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल सॉल्ट, ये सब भी उसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती है। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। ज़्यादातर जो लाइफ प्रोसेसेस है, किसी चीज़ को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है, वो कहाँ हो रहा होता है? साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज दैट अकर विद इन द सेल। अब आप सोच रहे होगे न्यूक्लियस का क्या काम होता है? तो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है ना, उसको रेगुलेट करने का काम इस न्यूक्लियस का होता है, यानी एक इंचार्ज की तरह काम करता है। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल रखता है, चीज़ें सही से हो रही कि नहीं, क्या होना है, कब होना है, ये काम न्यूक्लियस का होता है। ठीक है, तो रेगुलेट करने का काम इसका होता है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स ग्रोथ। सेल की जो ग्रोथ है उसको भी रेगुलेट करता है, क्योंकि सेल्स क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं और मल्टीप्लाई भी होते हैं, एक सेल से दो, दो से चार ऐसे होता है। तो ये काम किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। अब जो हमने सेल वॉल का देखा था क्या फंक्शन है, उसकी हम बात कर लेते हैं। द सेल वॉल इन द प्लांट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। अब प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो प्लांट को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। रिजिडिटी किसी भी चीज़ की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो शेप के चेंज होने को और बेंडिंग को रेसिस्ट करता है। यानी आप उसका शेप चेंज करना चाहोगे, उसे बेंड करना चाहोगे, मोड़ना चाहोगे, तो अपने आप को रोकेगा, बेंड नहीं होना चाहेगा, शेप चेंज नहीं होने देगा। आप किसी प्लांट का शेप चेंज करने की कोशिश करो, उसका शेप चेंज नहीं कर पाओगे। उसे बेंड करना चाहो तो अगर छोटा प्लांट है तो हो सकता है थोड़ा सा बेंड हो जाए, लेकिन ज़्यादा अगर बेंड करना चाहोगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन वही प्लांट अगर बड़ा हो जाता है, अब उसे आप बेंड करना चाहो, बड़े से ट्री के पास जाओ और उसको मोड़ना चाहो, आप बेंड नहीं कर सकते, उसका शेप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उसमें सेल वॉल है, जिसकी वजह से वो रिजिड हो गए हैं। और वही चीज़ उनको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। एक प्लांट जब बड़ा हो जाता है, पूरा ट्री बन जाता है, तो वो कितना स्ट्रांग हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उसमें सेल वॉल्स है। अब एनिमल्स के अंदर भी, जैसे हम ह्यूमंस की अगर बात कर ले, तो हमारे अंदर भी रिजिडिटी और स्ट्रेंथ होती है, लेकिन वो बोन्स की वजह से होती है, हड्डियों की वजह से होती है। अगर हमारी बॉडी में हड्डियां ना हो तो हम बिल्कुल कपड़े की तरह लहराते रहें, रबर जैसे बन जाएं, कहीं भी रोल करके पैक करके फिट कर दिए, आसानी से बेंड हो जाएंगे, कोई स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो वो स्ट्रेंथ हमको बोन्स देती है। लेकिन प्लांट्स में तो कोई बोन्स होती नहीं, हड्डियां होती नहीं, तो वहां पर सेल वॉल ये काम करती है। दिस इज वाई ऑल सेल्स आर अरेंज कॉम्पैक्टली विद ईच अदर एंड लुक फर्म इन स्ट्रक्चर। इसी सेल वॉल की वजह से जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक के मिले रहते हैं और एक फर्म सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे दीवार बनाने के लिए हम ब्रिक को जोड़ जोड़ के खड़े करते हैं ना, उसी की वजह से सारे सेल आपस में जुड़े रहते हैं
कॉम्पैक्टली बिल्कुल अरेंज रहते, बीच में जगह नहीं देते, ताकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सॉलिड रहे। आई स्टेप फर्दर, एक कदम आगे बढ़ते हैं, यानी सेल्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में चीजें जानते हैं। सेल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हैव टाइनी रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्लास्टिड्स। प्लांट के हर पार्ट में जो भी सेल्स होते हैं उनमें आपको बहुत छोटे रॉड शेप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, उनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। अब ये प्लास्टिड्स कई टाइप के होते हैं। सम प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल विच मेक्स देम ग्रीन एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल की मदद से होता है। तो वो जो क्लोरोफिल है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, यानी एक सब्सटेंस होता है ग्रीन कलर का जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसी की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है ये, तो आप कहोगे एक तरीके का प्लास्टिड है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वहाँ मिलेगा। तो क्या बताया मैंने, ये इस तरह के स्ट्रक्चर जो है इनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। ये कई टाइप के होते हैं, इनमें से एक की बात अभी हमने की है, क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं इनके अंदर क्या भरा होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक तरह का प्लास्टिड्स है। अब ये प्लास्टिड्स क्या है, रॉड शेप के स्ट्रक्चर हैं जो कि प्लांट के सेल्स में पाए जाते हैं। कौन वाले सेल, प्लांट के किसी पार्ट से सेल निकाल लो, उस सेल के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। इन नॉन ग्रीन पार्ट्स दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। अब प्लांट्स के वो पार्ट्स जो कि ग्रीन कलर के नहीं होते वहाँ भी प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट वाले नहीं, दूसरे तरीके के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि प्लास्टिड्स कई टाइप के होते हैं, एक उनमें से क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है, इसी की वजह से ग्रीन कलर आपको देखने को मिलता है। तो प्लांट के वो पार्ट जो ग्रीन नहीं है, फिर वहाँ पर क्या होता है, तो जैसा कि स्टार्टिंग में बताया गया कि वहाँ पर भी प्लास्टिड्स होगा, हर जगह प्लास्टिड्स होगा, लेकिन वहाँ पर दूसरे तरीके के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। तो वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ये स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स इनको स्टोर करता है। फिर एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो कि उस प्लांट के फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर देता है, तो उसके अंदर कलर वाला सब्सटेंस फिल होता है। ठीक है, तो यही बात कह रहा है कि जो नॉन ग्रीन पार्ट्स वहाँ पर क्या होता है, सब्सटेंस का स्टोरेज होता है। प्लांट सेल्स ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड वैक्यूल्स। अब प्लांट्स के अंदर बड़े से खाली दिखने वाली स्पेसेस होती हैं जिनको हम वैक्यूल्स कहते हैं। साथ में आप नीचे देखते भी जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायग्राम है, स्कीमेटिक ड्राइंग ऑफ, स्कीमेटिक यानी सिंप्लीफाइड, मतलब सेल रियल में इस तरह नहीं दिखता, बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये डायग्राम सिंपल फॉर्म में बनाया गया है ताकि चीज़ें आपको अच्छे समझ में आए। और जितनी चीज़ें आपको बतानी है सिर्फ वही यहाँ पर मेंशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पर ड्रॉ नहीं है। ठीक है, तो स्कीमेटिक ड्राइंग है, ए वाले में एक एनिमल सेल है और बी वाले में एक प्लांट सेल है। दे कलर्स आर टू शो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स। तो ये कलर ऐसा नहीं किसी कलर का होता है, बल्कि अलग अलग पार्ट्स को हाईलाइट करने के लिए ये कलर्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो ए वाला यानी लेफ्ट साइड वाला आपका एनिमल सेल है और बी वाला प्लांट सेल है। इनकी चीज़ें ज़रा ऑब्जर्व करो। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो हमने देखा इस तरह से होता है, ये सिर्फ देखो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, एनिमल में नहीं है ना। फिर न्यूक्लियस की बात कर लें, ये इधर न्यूक्लियस, ये प्लांट सेल के अंदर भी है, एनिमल सेल के अंदर भी है। साइटोप्लाज्म प्लांट और एनिमल दोनों सेल के अंदर से है। फिर सेल मेम्ब्रेन की बात कर लें, जो सेल को कवर की होती है, वो एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जो सेल वॉल है, यानी एक और फर्दर कवरिंग है, एक और लेयर ऊपर चढ़ी हुई है, ये सिर्फ प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यानी एनिमल और प्लांट का कंपेयर करें तो एनिमल्स के अंदर नहीं होती, प्लांट्स के अंदर होती। फिर ये देखो जो खाली जगह आप पूरी देख रहे हो ना, इतनी बड़ी सी, ये है वैक्यूल जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो प्लांट सेल्स के अंदर एक बड़ी सी खाली दिखने वाली स्पेस होती है, उसको हम वैक्यूल कहते हैं। अब आप पूछोगे इसका काम क्या होता है। दिस हेल्प्स द प्लांट स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज, गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। सेल के लिए जो काम की चीज़ें होती है वो स्टोर करके इसमें रख लेता है, बक्से की तरह है, समझ लो, सामान भर लेता है। इसके साथ साथ सेल्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं वो भी इन्हीं के अंदर चला जाता है, फिर यहाँ से बाहर हो जाता है। और तीसरी चीज़ ये कि सेल का जो शेप है उसको मेंटेन रखने में मदद करते हैं। यानी सेल्स के अंदर जो चीज़ें कम ज़्यादा हो रही हैं उनको बैलेंस रखने के लिए ये जो वैक्यूल है यही अपना शेप चेंज करते रहते हैं, ताकि पूरा जो सेल का शेप है वो चेंज ना हो। दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। ये प्लांट को स्ट्रेंथ और सपोर्ट देते हैं कि कोई भी जो चेंज होना होगा वो इन्हीं के अंदर हो जाएगा, और जो सेल है वो अपना शेप ऐसा ही रखे। एनिमल सेल्स की बात कर लें तो वैक्यूल्स जो है वो आमतौर से प्रेजेंट नहीं होते, और अगर प्रेजेंट होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं। अभी जो स्मॉल वैक्यूल्स हैं जो कि एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं वो स्टोर करते हैं सर्टेन सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, यानी पानी के साथ डिसॉल्व होकर कुछ चीजें हैं जो कि स्टोर रहती हैं इनके अंदर। सो अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स। तो सेल कोई सिंपल सा लिक्विड का बैग नहीं है,
क्या कोई लिक्विड चीज भरी है? ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। देख रहे हो कितनी सारी चीजें सेल के अंदर प्रेजेंट है। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये तो कुछ है जो आपको बताया जा रहा है, और भी बहुत कुछ है। ईच विद इट्स ओन स्पेशल फंक्शन टू अलाउ द सेल एंड इन टर्न द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क। हर किसी का अपना फंक्शन है जो कि सेल को अलाउ करती है, और फिर सेल से पूरा जो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि पूरा ऑर्गेनिज्म सेल से ही तो बना है, कि वो वर्क कर सके। यानी सबका अपना रोल है और वो अपना काम कर रहे हैं, तो पूरा सेल जो है वो फंक्शन कर रहा है, और क्योंकि सेल फंक्शन कर रहा है इसलिए वो पूरा ऑर्गेनिज्म फंक्शन कर रहा है। अच्छा, इस फिगर के अंदर देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको शो किया गया है। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, वरना सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का ही डायग्राम बनाना हो ना तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर सिंपल ऐसे करके बना दिया, हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। हायर क्लासेस में जाओगे तो ये चीज़ें समझ में आएगी कि कैसी कैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। अच्छा, वैसे मेंशन तो नहीं है यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं, यहाँ से एनर्जी बनती है। तो अब हमने सेल का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया, और ये भी समझ गया कि प्लांट और एनिमल सेल्स जो है वो डिफर करते हैं शेप और स्ट्रक्चर में। ठीक है, उनका शेप और स्ट्रक्चर यानी क्या क्या चीज़ें उनके अंदर है ये भी डिफरेंट होती है। यानी कुछ चीज़ें तो सेम होती है लेकिन बिल्कुल कंप्लीटली एक जैसे नहीं होते, स्ट्रक्चर शेप का डिफरेंस होता है। डू डिफरेंट एनिमल सेल्स ऑल्सो वेरी इन दियर शेप स्ट्रक्चर? अच्छा, अलग अलग एनिमल सेल्स की अगर हम बात कर लें तो क्या उनमें भी शेप और स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है? द आंसर इज यस। किसी भी आप एनिमल को ले लो, चाहे ह्यूमंस की ही बात कर लो, तो हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक तरीके के सेल नहीं होते, कई तरीके के सेल्स होते हैं, और उन सेल्स का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो डिफरेंट होता है। तो अब इसी के बारे में बात करेंगे। 2.1.1 वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। द मसल सेल्स एंड द नर्व सेल ऑफ ह्यूमन आर शोन इन फिगर 2.6a। तो ये ए वाला आपका ये मसल सेल्स है, और नीचे आप देख सकते हो नर्व सेल है। दोनों दिखने में कितने अलग है ना। वॉट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस यू सी इन देम? इनके अंदर आपको क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? तो सिमिलैरिटी ये है कि यहाँ पर अच्छे से तो इतना विजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पर आप देखो थोड़ा लाइट रेड कलर का, ये मसल सेल्स के न्यूक्लियस हैं। तो न्यूक्लियस यहाँ भी प्रेजेंट है, और नर्व सेल में आप यहाँ बीच में जो देख रहे हो ये भी न्यूक्लियस है। तो सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों के अंदर ही आपके न्यूक्लियस है। अब डिफरेंस की बात कर लें तो इनका शेप हमको अलग दिख रहा है, दोनों का शेप अलग है कि नहीं, तो ये डिफरेंस हो गया। अब मसल सेल जो कि आपको फिगर 2.6a में दिया है, इस शेप लाइक अ स्पिंडल, ये स्पिंडल शेप का होता है। चलिए मैं स्पिंडल आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये स्पिंडल है, इसमें आप देख पा रहे हो कि ऊपर साइड और नीचे साइड ये पतला है और बीच में ये मोटा रहता है। बस इसी तरीके के आपके मसल सेल्स भी होते हैं। थोड़ा सा मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ऐसे कुछ होते हैं। यहाँ पर ऐसे इनका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो स्पिंडल शेप है कि नहीं, बीच में ये फूले हुए हैं और दोनों एंड्स में ये पतले होते हैं। तो मसल सेल्स स्पिंडल शेप के होते हैं, वाइल नर्व सेल जो कि फिगर 2.6b में दिया है इज़ वेरी लॉन्ग एंड हैज़ ब्रांचेज। तो यहाँ पर देख सकते हो ब्रांचेज ऐसे निकली हैं, इधर भी और यहाँ पर भी। इसी तरीके से कुछ सेल्स होते हैं जो कि राउंड शेप के होते हैं, वहीं दूसरे लंबे और पतले होते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो भी अलग होते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म में कम सेल होंगे, किसी में ज़्यादा सेल होंगे। अब एक क्वेश्चन माइंड में आपके आ रहा होगा, व्हाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? अभी जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से अलग क्यों दिखाई पड़ते हैं? सीधी सी बात है, उनका काम अलग है, जैसा उनका काम है उसी हिसाब से वो हैं। डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन? द आंसर इज यस। उनका जो शेप और स्ट्रक्चर है वो उनके फंक्शन से रिलेटेड है, जैसा काम करना है वैसे ही उनका शेप और स्ट्रक्चर है। तो जो यूनिक सा शेप, साइज और स्ट्रक्चर होता है सेल का, वो हेल्प करता है स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। बट हाउ डू दीज सेल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी? लेकिन कैसे ये जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में जो अलग अलग फंक्शन है उसको परफॉर्म करने में मदद करते हैं? चलिए इसके बारे में पता लगाते हैं। आपने एक्टिविटी 2.3 के अंदर इनर चीक सेल को ऑब्जर्व किया था कि वो कैसे होते हैं, थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाते हैं ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक। आपके गाल का जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बना देते हैं ताकि आपके माउथ का जो अंदर वाला हिस्सा है वो प्रोटेक्टेड रहे। अगर वो ना हो तो ठंडी चीज़ें, गर्म चीज़ें, मिर्च वाली चीज़ें ये आपको ज़्यादा फील होंगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, अंदर चोट लग जाती है, जैसे दांत सही दब गया, कट गया, तो फिर देखो अगर कोई चीज़ खाते हो मिर्च वाली चीज़ें तो वहाँ लगती है, जलन होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग थी वो ब्रेक हो गई। तो क्योंकि जो चीक सेल हैं उनको एक प्रोटेक्टिव लेयर बनानी है, इसीलिए वो फ्लैट से होते हैं, पतले से होते हैं। इसी तरह से अगर हम नर्व सेल्स की बात कर लें, जिनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, कैरी मैसेजेस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर मैसेज पहुंचाते हैं। द एलोंगेटेड शेप एंड ब्रांच स्ट्रक्चर हेल्प देम रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पास ऑन मैसेजेस क्विकली। तो जो लंबा सा शेप होता है और जो ब्रांच वाले स्ट्रक्चर होते हैं ये मदद करते हैं कि बॉडी के अलग अलग हिस्से में पहुंचने और मैसेज को तुरंत पहुंचाने में।
इसी तरीके से जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर भी वेरिएशन होता है, यानी प्लांट में सिर्फ एक तरीके के सेल नहीं होते, कई तरीके के सेल होते हैं। इन प्लांट्स टू सेल्स में भी रेक्टेंगुलर, ठीक है, सेल्स रेक्टेंगुलर शेप के हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं, लंबे से हो सकते हैं, ओवल जैसे आपका एग होता है उस शेप के हो सकते हैं, और इवन ट्यूब लाइक। रेक्टेंगुलर तो आपने देख ही लिया था अनियन पील के अंदर। इलोंगेटेड सेल्स भी होते हैं ऐसे इस तरीके से लंबे से, ओवल शेप के भी सेल होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ट्यूब जैसे सेल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सम प्लांट सेल्स फॉर्म लॉन्ग ट्यूब दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट। कुछ प्लांट सेल्स एक लंबा सा ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो वाटर को कैरी करने में हेल्प करता है, यानी प्लांट के हर हिस्से तक जो पानी पहुंच रहा है वो इन्हीं ट्यूब की मदद से पहुंचता है। कभी आपने सोचा जो नारियल पानी आप पीते हो उस नारियल के अंदर पानी कैसे पहुंचता है? ये जमीन से पानी खींचता है प्लांट और नारियल तक पहुंचाता है, और सिर्फ नारियल तक ही नहीं, प्लांट के हर हिस्से तक वाटर ऐसे ही पहुंचता है क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और वो कैसे बने होते हैं? सेल्स से बने होते हैं। आपने ग्रेड 7 में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। अलग अलग जो पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो बने होते हैं अलग अलग तरीके के सेल्स से। अ ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन फूड पाइप। जो फूड पाइप है यानी खाना जो हमारे मुंह से स्टमक में जाता है वो कैसे जाता है? फूड पाइप के थ्रू जाता है ना, तो वहां पर मसल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दीज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ वेव लाइक मैनर पुशिंग द फूड डाउनवर्ड इन द स्टमक। तो फूड पाइप में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? मसल सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। सिकुड़ेंगे और नॉर्मल हो जाएंगे, सिकुड़ेंगे और नॉर्मल यानी रिलैक्स हो जाएंगे एक वेव लाइक मैनर के अंदर, जिसकी वजह से जो फूड है वो नीचे की तरफ आता है। चलिए मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ, मैंने खुद बनाया है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फूड पाइप ऐसे दब रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट है, और इस सिकुड़ने की वजह से ये फूड नीचे की तरफ आ रहा है। यानी जहाँ पर फूड है उसके जस्ट ऊपर ही थोड़ा सा ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी वेव के फॉर्म में ये हो रहा है, लहर के फॉर्म में। हर जगह नहीं दब रहा, जहाँ पर फूड उसके जस्ट ऊपर ही ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। तो ये वेव के फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो फूड है वो नीचे की तरफ सरक के आता है। दिस मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप्ड। अभी जो मूवमेंट अभी आपको मैंने एनिमेशन से दिखाया वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो मसल सेल्स हैं वो थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और स्पिंडल शेप्ड के होते हैं। अब थिन होने की वजह से मूवमेंट में कैसे हेल्प हो रही है, इसको आप एग्जांपल्स ऐसे समझो। आप रबर बैंड लो, उसको खींचो, खिंच जाएगा ना आसानी से। वही जो आपका इरेजर है वो भी तो रबर होता है ना, लेकिन उसको जब खींचोगे तो वो आसानी से नहीं खींचेगा, बहुत हल्का से खींचेगा। यानी रबर बैंड आसानी से लंबा खिंच जा रहा है, लेकिन वैसे ही रबर का बना हुआ इरेजर है वो नहीं खींच रहा है क्योंकि रबर बैंड पतला होता है। थिन होने की वजह से वो खींच पा रहा है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ पा रही है। और मसल सेल्स आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी वो सिकुड़ते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, सिकुड़ते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो पाती। फिर आपका जो स्पिंडल शेप है वो कैसे मदद करता है, तो ये अभी आप ना समझ पाओगे, इसको अभी रहने दो। इसके पीछे की जो साइंस है वो थोड़ी सी मुश्किल है, आप ना समझ पाओगे। खैर इतना आपको समझना भी नहीं है, बस इतना जो लिखा हुआ है उतना ही चीज़ें याद रखनी है। ये तो एडिशनल चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ जिससे यहाँ जो चीज़ें लिखी हैं वो आपको समझ आती रहे। ऐसा नहीं कि सिंपल आपने रट लिया कि हाँ थिन फ्लेक्सिबल की वजह से मूवमेंट हो रहा है, काहे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी तरीके से जो स्टमक है उसमें भी अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे जो मसल सेल्स स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होते हैं वो फूड को चर्न करने में यानी मिक्सिंग करने में मदद करते हैं। अदर सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस। इसके अलावा स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, अंदर की जो लेयर है, वहाँ जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि फूड के ब्रेकडाउन में मदद करते हैं। तो सारे ही सेल एक साथ काम करते हैं, इसी वजह से डाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। अब अगर स्टमक के अंदर मसल सेल्स ना हो तो चर्निंग ना हो, मिक्सिंग ना हो पाए, तो जो डाइजेस्टिव जूस या एसिड निकल रहा है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, तो खाना अच्छे से हजम नहीं हो पाएगा। अगर वो सेल्स जहाँ से डाइजेस्टिव जूस निकल रहा है, एसिड निकल रहा है, वो प्रेजेंट ना हो तो फूड का ब्रेकडाउन कौन करेगा? उससे भी खाना हजम नहीं हो पाएगा। तो अलग अलग सेल हैं और सब मिल के काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन हो पा रहा है। 2.2 व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के अंदर कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी क्या क्या चीज़ें मिलके क्या क्या बनती जाती हैं कि भाई ये मिलके ये बना, फिर ये मिलके ये बना, फिर इस तरह करते करते पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। तो वो क्या है, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। अब जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो ऑर्गेनाइज होती है कॉम्प्लेक्स वे में। सेल, जिसको आप फिगर 2.7a में देख सकते हो, ये देखो ए सेल, ये आपको एक सेल बना है, और ये सेल कौन सा है? मसल सेल है ना। इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। जस्ट लाइक अ ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल। जैसा कि जो ब्रिक होती है वो वॉल की बेसिक यूनिट होती है, यानी ब्रिक को ही जोड़ जोड़ के वॉल बनती है। और वॉल को हमने देखा था फिगर 2.3d के अंदर। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म अ टाइप ऑफ टिश्यू। अब एक ही तरीके के जो सेल्स हैं
वो मिलके टिश्यू बनाते हैं। एंड डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गन। अलग अलग तरीके के टिश्यू ये ऑर्गेनाइज होके मिल के ऑर्गन बनाते हैं। ये बी वाली फिगर देखो, ये टिश्यू है, एक ही जैसे सेल्स को मिलाकर टिश्यू बनता है। फिर अलग अलग तरीके के जो टिश्यूज हैं ये मिलके ऑर्गन बनाते हैं। जैसे स्टमक की आपका एक ऑर्गन है, लीवर, किडनी, हार्ट, ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन्स कैसे बने होते हैं? अलग अलग तरीके के टिश्यू से मिलके। ये टिश्यूज कैसे बनते हैं? एक जैसे सेल से मिलके। सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म्स अ मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी। कई सारे जो ऑर्गन्स हैं वो एक साथ काम करते हैं ताकि एक ऑर्गन सिस्टम बन सके। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया ना, तो उसके अंदर सिर्फ एक ऑर्गन नहीं होता, कई सारे ऑर्गन होते हैं। स्टमक हो गया, लीवर, पैनक्रियाज, ठीक है, ये सब इन्वॉल्व होते हैं तब जाके डाइजेशन हो पाता है। तो कई सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनता है जो कि बड़ा फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी में। डाइजेशन एक बड़ा प्रोसेस है जो कि बॉडी के अंदर होता है, तो सिर्फ एक ऑर्गन नहीं करता, कई सारे ऑर्गन मिल के करते हैं। ऑल ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर मेक अप अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अब सारे ही जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो मिल के एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। यानी ऐसा नहीं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ डाइजेशन हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कई सारे सिस्टम होते हैं। तो जितने भी सिस्टम है सब मिलाकर फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना, और फिर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलाकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है जैसे कि प्लांट और एनिमल हो गया। सो द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गए? पहले आता है सेल, एक जैसे सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, अलग अलग तरीके के टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं। कई सारे ऑर्गन एक साथ मिलके काम करते हैं तो वो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सारे ही जो ऑर्गन सिस्टम है वो मिलके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। These levels of organization help us understand how simple building blocks like cells come together to form a complex living being. तो ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये मदद करता है हमारी अंडरस्टैंड करने में कि कैसे जो सिंपल सा बिल्डिंग ब्लॉक है, जो एक छोटा सा सेल है, वो एक साथ आके कॉम्प्लेक्स सा लिविंग बीइंग बनाते हैं। यानी अगर हम अपनी बॉडी देख लें तो कितने कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना। यानी एक एक ऑर्गन के लिए एक डॉक्टर है। मतलब ये डॉक्टर है, ये आंखों को देखते हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, बॉडी का एक पार्ट है, उसी के बारे में उन्होंने स्टडी की है। जो कितना कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम है ना। अगर सिंपल सा सिस्टम होता तो एक ही डॉक्टर सब कुछ जानता होता, सारी चीज़ों का इलाज कर लेता। लेकिन इतनी सारी चीज़ें जानने की हैं और ऐसे फंक्शन बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं कि अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग डॉक्टर है। कि भाई हार्ट में दिक्कत हो, ये वाले डॉक्टर के पास जाओ, इनको हार्ट के बारे में जानकारी है। द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिगिन विद अ सिंगल सेल, जिसको हम एग कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स जो लिविंग बीइंग है उसकी जो जिंदगी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक सिंगल सेल से, जिसको हम एग कहते हैं। एग से शुरुआत होती है। इंसान भी एग से बनता है। अब कहोगे ये कैसे, पहली बार सुन रहे हैं कि अंडे से इंसान निकलना? नहीं, इस तरह से नहीं निकलता, वो पूरा प्रोसेस है। आगे हम जो चैप्टर आएगा वहां देखेंगे। द एग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज एन अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ कंप्लीट लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एग होता है उसके अंदर एक कमाल की एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को डिवाइड करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और इस तरह से करते हुए पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देता है जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। सच लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ढेर सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी एक से ज़्यादा सेल का है तो मल्टी सेलुलर कहेंगे। एनिमल्स, इंसान को भी इंक्लूड कर लो, प्लांट्स, ये सारे एग्जाम्पल है किसके? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। यानी एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट, इनके अंदर एक सेल नहीं होता, ढेर सारे सेल होते हैं, तो इनको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एवर हर्ड ऑफ, क्या इसके बारे में आपने सुना? द योक, जिसको हिंदी में हम जर्दी कहते हैं, अंडे की जर्दी, द येलो पार्ट ऑफ एन एग। ठीक है, एग का जो येलो वाला पार्ट होता है उसको हम योक कहते हैं। तो जो योक होता है ऑस्ट्रिच एग का वो एक सिंगल सेल है, यानी वो एक पूरा सेल है। द लार्जेस्ट नोन सेल इन द लिविंग वर्ल्ड, तो इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो सेल है वो कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग है। और एग का जो योक होता है वो उसकी हम बात कर रहे हैं। पूरा जो एग होता है ना वो सेल नहीं होता, बल्कि एग के अंदर जो योक होता है यानी येलो वाला जो पार्ट है वो होता है सेल। तो ऑस्ट्रिच के एग का जो योक है वो सबसे बड़ा सेल है दुनिया में, मेजरिंग अबाउट 130 mm टू 170 mm इन डायामीटर। अगर सेंटीमीटर से बात करें तो 13 to 17 सेंटीमीटर, आपकी 15 सेंटीमीटर वाली स्केल आती है ना, उससे आइडिया आप लगा सकते हो कि लगभग वही साइज होता है उसके योक का। अब आप कहोगे एग के अंदर जो येलो पार्ट है वो सेल है, ये तो समझ में आ गया, चलो, लेकिन और भी चीज़ें तो उसके अंदर होती हैं। वो क्या होती है? द एग कंटेन्स एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल। तो एग के अंदर एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल भी होते हैं, यानी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेल का पार्ट नहीं होती। जैसे अ सेल फॉर प्रोटेक्शन, उसका जो कवर होता है, जो शेल होता है, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है ताकि सेल बचा रहे, सेल को कोई नुकसान ना हो। एंड अ वाइट लिक्विड दैट नरिशेज द सेल ड्यूरिंग इट्स कॉन्टिन्यूड डेवलपमेंट।
और वाइट कलर का जो लिक्विड होता है जो सेल के अंदर भरा होता है, ठीक है, इधर उधर ये आप देख सकते हो, बाहर बाहर जो योग के बाहर बाहर की चीज़ें हैं, वो क्या करता है, सेल को नरिश करता है, जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करता है सेल के डेवलपमेंट के टाइम। ओके, तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आएगा। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।